स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम लोग यूजीसी नेट का जो पेपर 1 हम लोग पढ़ रहे थे उसमें आगे बढ़ेंगे। हम लोग शायद 1 से 16 तक हम लोग पढ़ लिए हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग देखेंगे। ये जो PYQ है, PYQ हम लोग पढ़ रहे हैं किस साल का है? ये 2021 का है। 2021 जो नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसका PYQ है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोगों को यहाँ देखना था। सत्रह नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन को, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पर एक लिस्ट 1 दिया है और एक लिस्ट 2 दिया है। और ये जो आपका 17 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये आपको ICT से है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो आपका 10 यूनिट है उसमें से एक सूचना प्रौद्योगिकी जो चैप्टर है उससे ये आपको मैचिंग टेस्ट दिया है। तो एक तरफ जो है आपको डिवाइस दिया है, ये डिवाइस दिया है, और एक दिया है कि कौन सा डिवाइस है और किसका जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है किस डिवाइस का कितना है। तो डाटा ट्रांसफ़र रेट से हमको मैच करना है आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस को। इसमें जो है उसमें आपको इनपुट I फॉर इनपुट और O फॉर आउटपुट हो गया। तो जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है उसका एक तरफ हमको लिस्ट 1 में दिया हुआ है और लिस्ट 2 में दिया हुआ है कि जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है उसका डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या है, मतलब किस दर से वह आपको डाटा को ट्रांसफ़र करता है। तो इसका जो हम लोग आंसर देखेंगे उसमें हो जाएगा, जैसे ए में दिया है डिस्क। तो डिस्क जो है उसका अगर देखा जाए तो ये 100 Mbps, ये 100 Mbps इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट है। तो यहाँ पर ए का ऑप्शन 4 यहाँ 2 दे रहा है। तो ये हमको याद रखना है कि डिस्क का डाटा ट्रांसफ़र रेट 100 Mbps है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है कि आपको इसका कोई कॉन्सेप्ट समझा देगा। ये डिस्क का जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है वह 100 Mbps है। उसके बाद हम चलते हैं माउस आपका डाटा ट्रांसफ़र रेट कितना है? तो इसका 120 bps है, 120 bps है। तो यहाँ ए का आपने देखा कौन सा हो गया 4 नंबर, और बी का हो गया आपको 3 नंबर। उसके बाद लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर का डाटा ट्रांसफ़र जो रेट है वह 1 Mbps है, 1 Mbps है। तो 1 Mbps से का मतलब है कि ये आपका 2 नंबर, इसका ऑप्शन 2 हो गया। और उसके बाद आगे आपको लास्ट में कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का जो बच गया वही हो गया 50 bps, 1 इसका हो गया ऑप्शन। तो इस तरह से 4 3 2 1 हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हुआ। तो इसमें जो जितना भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज है सबका आपको डाटा ट्रांसफ़र रेट याद करना होगा उसके यूनिट के हिसाब से। जैसे bps और mbps ये यूनिट है, डाटा ट्रांसफ़र रेट में का ये यूनिट दिया है। तो विथ यूनिट आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस का आपको डाटा ट्रांसफ़र रेट जो है आपको याद कर लेना पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल नहीं कि आपको समझा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं हम लोग। 18 आइडेंटिफाई द फैलेसी कमिटेड इन द आर्गूमेंट। यहाँ पर कुछ आर्गूमेंट्स दिए गए हैं। आर्गूमेंट्स के मतलब है कि कुछ आपको कथन दिया हुआ है
और उसमें जो हमारा भ्रम है उस भ्रम को क्या करना है कि पहचानना है। आइडेंटिफाई द फैलेसी कमिटेड इन द आर्गूमेंट। नीचे एक आर्गूमेंट दिया गया है और जो भी आर्गूमेंट नीचे दिया गया है उसमें कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ फैलेसीज है। तो उस भ्रांतियों को हमें ढूंढना है कि आखिर इसमें जो भ्रांतियां हैं उसको हमें, इसको तार्किक भ्रांति कहा जाता है। ये आर्गूमेंट मतलब कुछ तर्क दिया हुआ है, जैसे सम बर्ड्स आर नॉट ब्यूटीफुल क्रिएचर्स। सम बर्ड्स आर नॉट ब्यूटीफुल क्रिएचर्स मतलब कुछ पक्षियाँ अति सुंदर जीव नहीं होते हैं, कुछ पक्षियाँ अति सुंदर प्राणी नहीं होते हैं। इसको बड़ा ध्यान से समझना पड़ता है। ऑल डॉग्स आर ब्यूटीफुल क्रिएचर्स। सभी कुत्ते अति सुंदर जीव होते हैं। देयरफॉर नो डॉग्स आर बर्ड्स। इसलिए कोई भी कुत्ता चिड़िया नहीं है। अब इससे कुछ जो फैलेसी दिया है उस फैलेसी को हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस यहाँ पर दे रहा है और उसके बाद आपको ये लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है और यहाँ पर फैलेसी ऑफ द इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म। अब यहाँ पर जो मेजर टर्म है उसमें ये बी से हम इसको मिला देंगे, फैलेसी ऑफ द इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म। ये जो है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये फैलेसी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर देखिए, मूकिट। मूकिट प्लेटफॉर्म यूजेस डैश एन ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो मूकिट प्लेटफॉर्म है उसका उपयोग किया जाता है किस एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में। तो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान देना है कि ये आपको मैनेजमेंट टूल्स जो है आपका एक टॉपिक है और चैप्टर आपका वही आईसीटी हो गया। आईसीटी से आपका क्वेश्चन है। तो मूकिट प्लेटफॉर्म आपको यूज किया जाता है कहाँ पर, ये हमें बताना है। तो ये जो ड्रूपल देख रहे हैं, ये ड्रूपल पर इसको मैनेज किया जाता है और ये जो है आपको क्या है कि एक आपको CMS सिस्टम है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये ड्रूपल। ये ड्रूपल जो है ये आपको CMS सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और ये ड्रूपल जो है ये कंटेंट को क्या करता है, ये मैनेज करता है, विच हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू बिल्ड एंड मेंटेन द वेबसाइट्स। और ये आपको क्या करता है कि वेबसाइट्स को बनाने और उसको मेंटेन करने में ये मदद करता है आपको। कौन सा, ये ड्रूपल प्लेटफॉर्म। ये मूकिट प्लेटफॉर्म हमको चुनना था जो एक ओपन सोर्स के रूप में है और वो CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी हम क्या करते हैं कि ये वेबसाइट बनाने में और फिर उस वेबसाइट को मैनेज करने में हमें कोऑपरेट करता है ड्रूपल। तो ड्रूपल आपको मूकिट, ऐसा मूकिट प्लेटफॉर्म है जो हमें वेबसाइट को बनाने और उसको मैनेज करने में हेल्प करता है, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये ड्रूपल। तो हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं 20 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज, द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज। तो इसका भी आपको कम्युनिकेशन से ही आपको पोस्ट ऑफिस जो है क्या है, एक कम्युनिकेशन ही है। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हम क्या करते हैं कि लेटर्स वगैरह या आपको बहुत सारा चीज़ जो है एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं। तो इसमें आपको आईसीटी वाला जो चैप्टर है उसके पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि ई पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है। तो जो पोस्ट ऑफिस है, द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या है, तो ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपको प्रोटोकॉल जो है यूज्ड व्हेन रिसीविंग ईमेल्स फ्रॉम द ईमेल सर्वर। ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या है, ये ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग जब हम क्या करते हैं, ईमेल को रिसीव करते हैं फ्रॉम द ईमेल सर्वर। यानी किसी ईमेल सर्वर से जब हम किसी ईमेल को रिसीव करते हैं
तो उसके लिए हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। यानी जब हम किसी ईमेल सर्वर से किसी ईमेल को रिसीव करते हैं तो हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो ये 20 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यूनेप was the result of deliberations held during यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये आपको यूनाइटेड नेशंस का एक हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के संबंध में, इन्वायरमेंट के संबंध में जो एक नीति निर्धारण करता है, वो यूनाइटेड नेशन का जो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम UNEP के नाम से जानते हैं। और वाज द रिजल्ट ऑफ डिलिब्रेशंस हेल्ड ड्यूरिंग, और ये जो है आपको जो प्रोग्राम है इसको कब जो है से ये स्थापित हुआ, तो कह सकते हैं कि ह्यूमन इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस एट स्टॉकहोम इन 1972 टू 72 टू कितना 72 टू 72 यहाँ पर दिया है। तो यहाँ आपको 21 का हम बी ऑप्शन ही इसमें सही करेंगे, ह्यूमन इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस एट स्टॉकहोम इन 1972 ईस्वी में आपको ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस जो है स्टॉकहोम में उसका आयोजन किया गया था। और वहीं पर आपको UNEP का हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था स्टॉकहोम को। और ये लॉन्च हुआ था 1972 में UNEP। और इसका काम है कि पूरे वर्ल्ड में जो मानवीय पर्यावरण है, जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड जितने भी आपको हम कह सकते हैं कि जितने भी आपको वेरिएबल्स आते हैं, तो उन सारे चीज़ों पर ये क्या करते हैं, ये आपको अपना उसके लिए आपको पॉलिसी वगैरह बनाते हैं। मतलब उसके हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट जो है ह्यूमन हेल्थ पर पड़ता है। तो ह्यूमन हेल्थ को हम किस तरह से बचाएंगे, तो उसके लिए हम पर्यावरण में जो भी किसी भी प्रकार का अगर ईरर्स आ रहा है तो उस ईरर्स को हम कैसे दूर करेंगे, तो उसके लिए एक इंटरनेशनल हम कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म बनाया गया था UNEP। और ये 1972 में पहली बार स्टॉकहोम में इसको क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था UNEP को। और भी कई संस्थाएं हैं, आप जानते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी कई प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, CBCS क्या है CBCS? तो हम इसमें अगर इसमें देखें तो इसका जो ऑप्शन होगा वह A होगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो लाया गया है, भारत सरकार के द्वारा, तो उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें जो हमारा करिकुलम है और जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, उन सब पर जो है से इन्होंने एक पॉलिसी बनाया है। हायर एजुकेशन से लेकर के हम कह सकते हैं कि मतलब नीचे से डाउन टू टॉप, मतलब नीचे से लेकर सबसे ऊपर तक, जो कितने साल का ग्रेजुएशन होगा, कितने साल का PG होगा, उसके बाद कौन उसको मॉनिटर करेगा, मतलब जितना भी है उसको मैनेज किया है। जैसे पहले 3 साल का ऑनर्स वगैरह होता था, तो अब आपको 4 साल का ऑनर्स कर दिया गया। और ऑनर्स के बाद 4 साल का ऑनर्स करते हैं आप ग्रेजुएशन, तो फिर आप 1 साल का PG करते हैं। तो उसमें आपको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लाया गया है। इसमें आपको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की आपके पास स्वतंत्रता होती है स्टूडेंट्स के पास। तो ये आपको इसी को CBCS कहा जाता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसे लाया गया। और ये आपको हम समझते हैं कि ये आप कई प्रकार के कोर्स और सब्जेक्ट है, तो आप उसको सिलेक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट है। उसके बाद इसमें ग्रेड वगैरह दिया जाता है, ग्रेडिंग सिस्टम आपको कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह के द्वारा दिया जाता है।
और एक तरह से कह सकते हैं कि ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, ये आधुनिक आपको शिक्षा पद्धति है। और उसके बाद सेमेस्टर सिस्टम भी आपको लाया गया है CBCS में। जैसे पहले था कि ईयरली बेस्ड पर आप ऑनर्स कर रहे हैं तो भाई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 3 एग्जाम दिए, आपका काम हो गया। लेकिन अब आपको जो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स वगैरह लाया है या 4 इयर्स का ऑनर्स लाया है, तो उसमें प्रत्येक 6 महीना को एक सेमेस्टर, 6 महीना पर आपको सेमेस्टर चेंज करते गया है। तो 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर का आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो सेमेस्टर सिस्टम इसमें लाया गया है और इसमें आपको प्रत्येक सेमेस्टर के लिए कुछ क्रेडिट पॉइंट्स जो है निर्धारित किया गया। तो ये क्रेडिट सिस्टम है और इसी वजह से इसका नाम भी है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि कई प्रकार के सब्जेक्ट है, जिसमें कोर्स सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब सब्जेक्ट है और स्किल्स डेवलपमेंट सब्जेक्ट को भी उसमें शामिल किया गया है। तो बिल्कुल पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, उसके तहत इस CBCS को लाया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो ये 22 का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ। If all men are mortal is given as true, then which of the following options can be validity inferred from it? If all men are mortal, यदि सभी मनुष्य मरणशील है। If all men are mortal, यदि सभी मनुष्य मरणशील है। Is given as true, यह सत्य है, सत्य के रूप में दिया गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी वैलिडिटी इन्फियर्ड फ्रॉम इट, तो निम्नलिखित में से कौन सा आपको ऑप्शन है इस 4 में से, ABCD में से, जो हम कह सकते हैं कि इससे बिल्कुल अलग है। तो अगर देखा जाए तो इन्फियर्ड हमें सिलेक्ट करना है। तो इसमें अगर देखें तो नो मैन इज मोर्टल, यहाँ कहता है कि ऑल मेन आर मोर्टल, और ये ऑप्शन ए कहता है कि नो मैन इज मोर्टल, यानी कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है। तो ये बिल्कुल इनफेयर्ड है, उसके उल्टा बोलता है। तो ये क्या है, ये फॉल्स है, ये एक ए भी हो जाएगा। सम मेन आर मोर्टल इज ट्रू, इसका कहना है कि कुछ मनुष्य जो है वो आपको मरणशील है, लेकिन ये ऊपर तो लिख रहा है कि ऑल मेन आर, आपको क्या बोलता है कि ऑल मेन आर मोर्टल। तो बी भी हम समझ रहे हैं कि ये इनफेयर्ड है, इसको सत्य बोल रहा है, तो ये भी उल्टा ही बोल रहा है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, सम मेन आर नॉट मोर्टल, कुछ मनुष्य जो है मरणशील नहीं है, ये सी में बोलता है। तो और इसको क्या कहता है कि ट्रू, तो ये तो बिल्कुल इनफेयर्ड, इसको हम नहीं रखेंगे। क्यों, इसलिए कि सम मेन आर नॉट मोर्टल, यानी कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है, इसको सत्य बोल रहा। अगर इसको असत्य बोलता तो फिर उसके साथ हम इसको कंपेयर कर सकते थे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो आपका आ जाता है डी में, देखिए सम मेन आर नॉट मोर्टल इज फॉल्स। हाँ, ये फॉल्स तो है, जब ये ट्रू नहीं है तो फॉल्स ही होगा। तो ABD देखिए, ये आपका ABD, ऑप्शन ए आपका सही हो गया। तो ये जो 23 नंबर जो क्वेश्चन है आपको लॉजिकल रीजनिंग से है, लॉजिकल रीजनिंग से आपका ये क्वेश्चन है। और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। इन फिलिपनेट सेंटर विच एन ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मेंटेन्स। देखिए इन फिलिपनेट सेंटर which is an autonomous inter-university center of the यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसका उसके अंदर ही एक ऑटोनोमस जो है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है। कौन, इन फिलिपनेट सेंटर। तो ये क्या मेंटेन करता है, तो अगर ये देखा जाए तो ये जो मेंटेन करता है ये आपको कई चीज़ को मेंटेन करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि ये भारत का एक
डिजिटल लाइब्रेरी इसको हम बोल सकते हैं, इसको डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यानी भारत का ई लाइब्रेरी इसको आप बोल सकते हैं इनफिनिट सेंटर को। और ये बिल्कुल ऑटोनोमस है, ये ऑटोनोमस है और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत आता है और इसलिए इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है ये यूजीसी का। और ये मेंटेन क्या करता है, डिजिटल लाइब्रेरी है ये इंडिया का। और ये क्या मेंटेन करता है कि जितने भी आप आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करते हैं, या एक तरह से हम कहें कि जितने भी आप रिसर्चेज वगैरह आप जो लिखते हैं, तो उन सबको क्या किया जाता है कि ये इनफिनिट सेंटर के से जो रजिस्टर्ड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उसको पब्लिश करते हैं। तो इसमें आपको ढेर सारे आपको पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे आपको शोध गंगा, उसके बाद आपको एन लिस्ट, ई शोध सिंधु, उसके बाद ई शोध सिंधु और शोध सिंधु। तो ये सब शोध गंगा, ई शोध सिंधु और शोध सिंधु, ये सब क्या है, ये आपको एक प्रकार का डिजिटल लाइब्रेरी है। आप ऑनलाइन जा करके डिजिटली आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर ढेर सारे रिसर्चेज जो है आप देख सकते हैं। तो उसी को इनफिनिट सेंटर करता है और यही जो है इसको क्या करता है, इसको मेंटेन करता है। तो इस तरह से यहाँ तो क्लियर हो गया कि 24 का अगर देखा जाए तो इसमें सी आ गया, शोध गंगा आ गया, शोध सिंधु भी होगा, ई शोध सिंधु भी होगा, उसके बाद आपको एन लिस्ट भी होगा। ये सब जो है इनफिनिट सेंटर है। तो 24 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ। Which among the following are non-parametric statistics? Non-parametric statistics हमें बताना है। Which among the following मतलब निम्नलिखित में से कौन सा are non-parametric statistics? तो non-parametric statistics को हमें बताना है। तो इसमें statistics चैप्टर से है और आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत आता है। तो इसमें टी टेस्ट, एफ टेस्ट दे रहा है और भी ऑप्शन इसका देखते हैं। और जो इसका ऑप्शन है टी टेस्ट, एफ टेस्ट तो नहीं होगा, नॉन मैट्रिक आपको ये पैरामीटर। तो यहाँ पर देखिए आपका डी हो जाएगा, मान व्हिटनी विल्कॉक्सन टेस्ट, मान व्हिटनी विल्कॉक्सन टेस्ट, ये मान व्हिटनी विल्कॉक्सन टेस्ट, ये आपका वो नहीं होगा उस ऑप्शन से। तो इसको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसको याद करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, नीचे 2 कथन दिया हुआ। एक स्टेटमेंट है ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर प्रेडिकेट्स ऑफ द आर्गुमेंट्स। ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर प्रेडिकेट्स ऑफ आर्गुमेंट्स, ये हमारा स्टेटमेंट है 26 में। और यानी हम इसको आर्गुमेंट्स को हम कह सकते हैं प्रेडिकेट, मतलब विधेय हो जाएगा। और विषय को, कोई भी विषय को स्पष्ट करने के लिए जो आर्गुमेंट्स होते हैं उसके विषय में ये स्टेटमेंट दिया है। कोई भी टर्म है उसको क्लियर करने के लिए। तो ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर प्रेडिकेट्स ऑफ आर्गूमेंट। जैसे कोई भी आर्गूमेंट है तो वो क्या हो सकता है, या तो वो ट्रू हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वो फॉल्स हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देख रहा है वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी आर प्रेडिकेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर कहता है कि वैलिडिटी एंड invalidity are predicates of statement. So in light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. तो यहाँ जो 26 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है
और दोनों स्टेटमेंट में से जो एप्रोप्रिएट है वो आपको ऑप्शन के हिसाब से हमें चुनना है। तो ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ये जो बोल रहा है 26 में, तो ये आपको करेक्ट नहीं है। ये आपको प्रेडिकेट्स आर्गूमेंट्स के प्रेडिकेट्स नहीं है, और ये वैलिडिटी और इनवैलिडिटी भी जो है ये स्टेटमेंट के प्रेडिकेट्स नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। ये दोनों के दोनों जो है आपको इनकरेक्ट है, असत्य है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। Which region of brain is involved in our ability to learn new information, particularly if it is verbal? अगर मान लीजिए कि वर्बल कोई बात है, जैसे आपको जान रहे हैं कि कोई भी जो कम्युनिकेशन होता है वो वर्बल होता है या आपको नॉन वर्बल होता है। तो वर्बल मतलब कि मौखिक, यानी बोल करके आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी को, तो उस कंडीशन में ब्रेन का कौन सा भाग होता है जो उसको सीखने में इन्वॉल्व होता है, उसको उस एबिलिटी रखता है उसको सीखने की, उस इंफॉर्मेशन को, न्यू इंफॉर्मेशन जो वर्बल इंफॉर्मेशन होता है उसको ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है इन्वॉल्व होता है उसको सीखने में। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको सेरेब्रम भी होता है। यहाँ जो ऑप्शन दिया है ये थोड़ा सा अलग टाइप का दे दिया। सेरेब्रम भी आपको इसका ये पार्ट्स होता है। उसके बाद चूँकि इन्फॉर्मेशन को, वर्बल इन्फॉर्मेशन को सीखने में ब्रेन का जो सेरेब्रम वाला पार्ट्स है वो इन्वॉल्व होता है। तो सेरेब्रम हम एक तरह से समझ रहे हैं कि द बेस्ट आंसर हो सकता है। हालांकि हिप्पोकैम्पस जो देख रहे हैं वो भी इन्वॉल्व होता है, वो भी आपको वर्बल जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको लर्न करने में आपको की एबिलिटी रखती है, क्षमता रखती है। लेकिन ये सारा ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सबसे अगर एप्रोप्रिएट अगर हम ऑप्शन अगर माने सबसे सही, द बेस्ट ऑप्शन, तो ये सेरेब्रम हो जाएगा। तो अब सेरेब्रम पर आप टिक लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें बड़ा ही हिसाब से हमें ये देखना पड़ता है, और ये आपको बिल्कुल मैथ्स का है। तो मैथ्स का है तो इसमें हम समझते हैं कि आपका एक अच्छा खासा टाइम टेकन होगा। तो यहाँ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 280, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 280 फॉर 18 months at 10% per annum is 44.3. Statement 2 at 5.6 rate of simple interest a certain sum will be double in 15 years. देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया है। ये बिल्कुल हम कह सकते हैं ये आपको मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है, लेकिन है मैथ्स में ही, इसको लॉजिकल रीजनिंग में ही हम इसको रख सकते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट फिर से देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 280 फॉर 18 months at 10% पर एनम इज 44.3। इस ऑप्शन को ठीक से समझिए, यानी 280 रुपये आपका प्रिंसिपल है, 18 महीना के लिए आप उसको कर्ज के रूप में लेते हैं। 280 रुपया को आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सालाना जोड़ा जाता है वो 10% जोड़ा जाता है, और अगर जोड़ा जाता है तो आपको कहा जाता है कि 18 महीना में आपका क्या हो जाता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज आपका 44.3 रुपया हो जाता है। ये है। और दूसरा कथन देखिए, एट 5.6% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर नहीं है, इतना ही पैसा है 280 रुपया, और ये आपको 5.6% आपका ब्याज दर है। ब्याज दर घट गया। एज ए सर्टेन सम विल बी डबल्ड इन 15 ईयर्स। इसका कहना है कि अगर हम माने कि जो हमारा सम होता है, सम का मतलब है कि जो मिश्रधन होता है, जो अमाउंट होता है,
तो वो 15 साल में इसका कहना है कि डबल हो जाएगा। तो इन लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। अब ये देखिए 280 का अगर हम लोग निकाल करके देखें एक तरह से, तो 280 का अगर ये तो सिंपल सेंटेंस है, तो आप जानते हैं कि ये CI कैसे निकाला जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का ये पावर T और माइनस P होता है। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये आपका 280 रुपया हो गया मूलधन प्रिंसिपल, और 1 प्लस रेट में अगर 10% लेते हैं तो 10/100 हो गया। टाइम आपका 18 महीना, तो 18 महीना को अगर हम ये करें तो कितना हो जाएगा? 18 महीना में आपको 1.5 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से अगर हम इसको निकालें, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये जो 44 पॉइंट, आप सिंपल आप देखिए, आपको 1 साल का ही अगर ये पर एनम दे रहा, ये सिंपल सी बात है कि पर एनम ही दे रहा है। तो अगर हम देखें कि ये आपका 1 साल में ही अगर हम लोग इसका ब्याज जोड़ते हैं 10% के हिसाब से, तो 280 का 10% कितना हो जाएगा? 28 रुपया हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो है आप सिंपल देखिए 6 महीना और बढ़ गया, तो 28 रुपया को उसमें ऐड कीजिएगा और फिर जोड़िएगा। तो जोड़ने के बाद ऐसा थोड़े है कि उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। तो वो भी फॉल्स है। दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स, ये दोनों के दोनों हमारे फॉल्स। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ। ये क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। नीचे फिर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 को देखिए, अकॉर्डिंग टू पिगट द एबिलिटी टू सोल्व कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स डिपेंड्स ऑन हैविंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द 3 बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ रीजनिंग: आइडेंटिटी, कंपेंसेशन एंड रिवर्सिबिलिटी। अब यहाँ पर स्टेटमेंट 1 हो गया। स्टेटमेंट 2 देखिए, द स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन डज नॉट डिपेंड ऑन ए स्टूडेंट्स एबिलिटी टू फोकस ऑन ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट एंड ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू दैट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, अकॉर्डिंग टू पिगट, पिगट आप कह सकते हैं कि एक शिक्षा शास्त्री थे। तो पिगट महोदय के अनुसार द एबिलिटी टू सोल्व है कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स। अगर हम किसी कंजर्वेशन से संबंधित आपको समस्या को सोल्व करना चाहते हैं, तो वो निर्भर करता है किस पर? हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ 3 बेसिक एस्पेक्ट्स। तो 3 जो आधारभूत पहलू है उस पर आपको निर्भर करता है कंजर्वेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने अगर करते हैं। तो वो कौन सा आपको 3 एस्पेक्ट्स है? तो आइडेंटिटी, कंपेंसेशन एंड रिवर्सिबिलिटी यहाँ पर आपका ये ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ अगर देखा जाए 29 को, तो हमारा और भी यहाँ पर आपका दिया स्टेटमेंट इधर दे दिया। तो ये दोनों को देख रहे हैं। स्टेटमेंट दे रहा है, इन लाइट ऑफ द एबव, इन लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द most appropriate answer from the options given below. Both statement 1 and statement 2 are correct. दोनों करेक्ट नहीं है। Both statement 1 and statement 2 are incorrect. दोनों गलत भी नहीं है। स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है, क्योंकि वो 3 जो एस्पेक्ट दिया है, 3 एस्पेक्ट जो दिया है आपको, जिसमें कंपेंसेशन है और 2 और दिया है, तो वो सही है। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट 2 जो है आपका वह पूरी तरह से गलत है। उसके बाद हम आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, ये 30 नंबर तक हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन 8 बिट
ASC2 कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेस। अब देखिए ASC कोड है और ये डबल आई है, ASCII, इसका फुल फॉर्म देखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगर आप सूचना का हम कह सकते हैं कि इंटरचेंज कर रहे हैं, आपस में अगर सूचना का हम आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या होता है कि आपको एक जिस कोड का यूज किया जाता है उसी को हम ASCII कोड के नाम से जानते हैं। द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन 8 बिट। अब जो 8 बिट आपको ASCII कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, तो उसमें हमें बताना है कि कितने संख्या होते हैं। तो अगर देखा जाए तो 30 का हमारा 256, ये आपको बिल्कुल याद रखिएगा। ये आपको वन लाइनर क्वेश्चन है, तो वन लाइनर क्वेश्चन चूँकि कॉन्सेप्चुअल होता नहीं है, तो इसलिए आपको इसका याद रखना ही आपका सही तरीका है। तो द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन 8 बिट ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज 256। ये आपको याद कर लेना होगा रट करके ऐसे क्वेश्चंस को। तो इस तरह से आज हमारा जो UGC नेट पेपर 1 का फर्स्ट जो हमारा हम समझते हैं कि जो पेपर है 2021 का जो PYQ पढ़ रहे हैं, वो उसका हमारा ये लेक्चर यही समाप्त होता है। और उसके बाद एक लेक्चर में और जो 20 क्वेश्चन बचा उसको अगले लेक्चर में इसको हम समाप्त करके, और तब इस क्वेश्चन में जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है उस पूरे टॉपिक्स को हम क्या करेंगे कि डिटेल्स में पढ़ेंगे। और उस समय आपको नोट्स वगैरह भी आप उस समय बनाएंगे, क्योंकि ये तो PYQ है, एक आपको एक समझ के लिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है और किस तरह का पूछता है। तो इसलिए चूँकि इसमें रिपीट होता नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, ये सब जो आपका टर्म देख रहे हैं जो वन लाइनर है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई इसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो चलिए आज के साथ हम आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।